जय हिंद। पिछले क्लास में हमने दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये सब बातें तो हमने समझ लिया था। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों को समझते हैं। ये टर्म्स अगर आपको मालूम हो गए तो फिर आपको इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सभी चीजें हैं जो बेसिक अगर जिसको नहीं मालूम होगा उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए इसी को हम पहले समझते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव यानी कि पोल। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पृष्ठ से होकर प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी उसी को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही हम ध्रुव कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। तो परावर्तक पृष्ठ ये है अंदर वाला, क्योंकि बाहर पेंट हुआ है तो अंदर से ही प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस जाएंगी, और इसी का केंद्र जो है इसी दर्पण के केंद्र को हम पी यानी कि पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र अभी आगे हम पढ़ लेंगे। तो ध्रुव यहाँ पे है, तो ध्रुव यहाँ है और वक्रता केंद्र यहाँ है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वह गोला जिसका कटा हुआ भाग वो दर्पण है उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग है, अगर मान लो ये पूरा गोला रहा होता तो कुछ ऐसा होता। तो हम इसको डॉट डॉट से दिखा देते हैं। पूरा गोला रहता तो कुछ ऐसा होता। तो इस गोले का एक केंद्र भी होता, तो उसी के गोले के केंद्र को हम सी यानी कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ है गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही वक्रता त्रिज्या केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, या फिर इसी गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर, रेडियस। अगला है द्वारक यानी कि अपार्चर। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो व्यास हम जानते हैं गोले में कहीं से भी खींच दें एक किनारे से दूसरे किनारे तक, वो होता है व्यास। तो परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक का अगर दूरी ले लें तो यही हो जाएगा व्यास, यानी कि यहाँ पे क्या व्यास है, यमयन। तो ये व्यास हो जाएगा यमयन, यही है दर्पण का द्वारक। अगला है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ध्रुव और केंद्र की आधी दूरी को मुख्य फोकस कहा जाता है। ध्रुव यहां पर है और केंद्र यहां पर है, इसका आधा दूरी यही होगा मुख्य फोकस। इसको दिखाते हैं कैपिटल एफ से, और लिखा है कि यही मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मिलती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएंगी वो हमेशा मुख्य फोकस पे ही मिलेंगी। अब अगला टॉपिक है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अभी को हमने फोकस जान लिया, यहां तक है। ध्रुव और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, छोटे एफ से। और यहाँ पे आगे लिखा है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या आर है वो फोकस दूरी की डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे फार्मूले में लिखा गया है आर बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की डबल है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर r/2। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं किरण आरेख से संबंधित कुछ नियम। यहाँ पर 4 नियम है। अगर ये चारों नियम आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये किरण आरेख स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी किरण आरेख से संबंधित कुछ नियम है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। अगर इस नियम को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो किरण आरेख बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए समझते हैं। तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। ये चारों नियम आपको एकदम रट लेना है, समझ लेना है। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो हमेशा फोकस से ही लौटेगी। इसके लिए यहाँ पे चित्र है। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर जा रही है तो यहां से परावर्तित होने के बाद वो हमेशा मुख्य फोकस से ही लौटेगी। अगर इसी को हम
नीचे से भी गुजारें, वो कहीं से भी गुजर सकता है। अगर हम इसके समांतर ही करें, मुख्य अक्ष के समांतर ही करें, तो यहां से टकराने के बाद ये फोकस से ही होके जाएगी। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट है। पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर रहेगी तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, और दूसरा नियम है कि अगर फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों नियम एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यही लिखा है, फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। पहले और दूसरे नियम में तो हमें कुछ याद ही नहीं करना है, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से आएगी, अगर फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो चित्र में आप देख रहे होंगे कि कोई भी किरण यहां से फोकस से होकर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर लौट जा रही है। आने और जाने का सिंबल हम केवल तीर के द्वारा ही दिखा सकते हैं। ये तीर इस साइड है, मतलब इधर किरण जा रही है, फोकस से होके जा रही है, यहाँ पे टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। तो पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। तीसरा नियम है, वक्रता केंद्र से होके जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है और टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे देखिए, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जा रही है, यहाँ पे ये किरण जा रही है, आगे सीधी चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे दर्पण है तो यहाँ से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में ये वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। तो 3 नियम हो गए। अब चौथा नियम है कि दर्पण के ध्रुव से अगर कोई किरण जा रही है तो जितने कोण पे वो किरण जाती है उतने ही कोण पर टकरा के वापस लौट जाती है। अगर कोई किरण दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के पोल से होकर जा रही है तो जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे टकराकर वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पे वही चित्र में दिया गया है कि दर्पण के ध्रुव से अगर कोई किरण जा रही है तो टकराने के बाद उसी जितने कोण पे जा रही है, टकराने के बाद उतने कोण पे ये वापस लौट जाएगी। तो किरण आरेख से संबंधित यही 4 नियम है, जिसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो रे डायग्राम बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम समझते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले रे डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण से कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो उन्हीं 6 कंडीशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आइए इसको समझते हैं रे डायग्राम से। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, हमें यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर ही लेना है क्योंकि तभी वो आके फोकस से जाएंगी। तो यहाँ से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर होंगी तो वो फोकस से लौट जाएंगी। रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो एक किरण आई, फोकस से चली गई, तो एक किरण और हमें आवश्यकता होगी। क्योंकि वस्तु अनंत पे रखी है तो अनंत से आने वाली किरण फिर से समांतर आएगी और ये भी फोकस से होकर चली जाएगी। क्योंकि दोनों किरणें फोकस पे ही मिल रही हैं तो प्रतिबिंब भी फोकस पे ही बनेगा। और प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, केवल एक छोटे से बिंदु पर बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक तथा उल्टा भी बनेगा। वास्तविक और उल्टा कब बनता है, जिस साइड वस्तु रखी है अगर उसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको हम वास्तविक कहते हैं। वास्तविक के केस में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और आभासी के केस में हमेशा सीधा बनता है। अगर दर्पण के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे वस्तु की तरफ ही बन रहा है प्रतिबिंब, तो इसलिए वास्तविक है और वास्तविक के केस में उल्टा है। अब दूसरे कंडीशन को समझते हैं कि अगर वस्तु सी से परे रखे हुई हो। सी से परे का मतलब सी और अनंत के बीच में, अनंत और सी के बीच में कोई वस्तु रखी है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लो ये वस्तु यहाँ पे रखी है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर होंगी तो टकराने के बाद फोकस से लौट जाएगी। एक किरण तो हो गया, अब हमें दूसरी किरण गुजारना है। दूसरी किरण को हम हमेशा वक्रता केंद्र से ही गुजारते हैं क्योंकि वही ऐसा पोजीशन है जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए जिस मार्ग से आ रही हैं उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो हम इसको सी से जब गुजारते हैं तो ये जहां पे मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी और एफ के बीच में ही ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सी और एफ के बीच में। और ये क्या है, वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो वस्तु से छोटा ही बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है। और जिस साइड वस्तु रखी है उस साइड ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरे कंडीशन में हम वस्तु को और थोड़ा सा इधर खसका देंगे तो ये सी पे चलाएगा। अगर वस्तु सी पर रखी हुई है तो फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद फोकस से आ जाएंगी। क्योंकि वस्तु सी पर ही है और सी से हम दूसरी किरण गुजार नहीं सकते कि जो वस्तु से भी चले और सी पर भी आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे,
तो इसके लिए हम दूसरा कंडीशन यूज करते हैं। दूसरे कंडीशन में था कि अगर कोई वस्तु फोकस से होके जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तो यहाँ से एक किरण हम यहाँ से गुजारेंगे, अगर ये फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। तो ये पहली किरण और ये दूसरी किरण जहां पे मिलेंगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये सी पर ही बन रहा है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, सी पर, और वस्तु के बराबर ही साइज का बनेगा। और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा क्योंकि ये भी एक ही साइड, दोनों वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही साइड बन रहे हैं। चौथा कंडीशन है, अगर वस्तु को और थोड़ा सा इधर कर दें, सी और एफ के बीच में अगर वस्तु रहे तब फिर क्या होगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में रहेगा तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से लौट जाएंगी। अब हमें एक किरण को सी से गुजारना है, तो चूंकि सी को हम ऐसे नहीं गुजार सकते, क्योंकि सी से हम जो किरण गुजारते हैं वो वस्तु के ऊपर से भी टच होकर आनी चाहिए। तो इधर से तो आ नहीं सकती, तो इधर से हम ऐसे मिला देते हैं कि किरण यहां से आ रही है, तो ये फिर आगे मिलाने के बाद जहां पे मिलेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बन रहा है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, सी और अनंत के बीच में, और वस्तु से बड़ा बन रहा है तो वस्तु से बड़ा, और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा इसमें भी। अगला कंडीशन है, अगर वस्तु और थोड़ी सी इधर अब फोकस पे पहुंच जाती है तो फिर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से टकराकर वापस लौट जाएंगी, और दूसरी किरण को हमें वक्रता केंद्र से गुजारना है, तो इधर से तो नहीं कर सकते, तो यहीं से इस वस्तु के ऊपर से ही करना है, तो यहाँ से हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ये इसके समांतर ही हो जाएगा। और समांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसका मतलब जब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो अनंत पे जाके काटेंगे, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अंतिम कंडीशन है, और वस्तु को थोड़ा सा उधर लेके चलते हैं, पी और एफ के बीच में अगर रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में, तो फिर क्या होगा। तो अब तो यहां से जाने वाली किरण वस्तु को काटते हुए फोकस से नहीं जा सकती, इसलिए अब हम यहाँ पे चौथा कंडीशन यूज करते हैं। चौथा कंडीशन था कि अगर प्रकाश किरण पोल से होकर जा रही है तो जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे लौट जाएगी। तो यहाँ से प्रकाश की किरण को हम ध्रुव से होकर गुजारते हैं, पोल से होकर गुजारते हैं, तो जितने कोण पे आ रही है उतने कोण पे ये वापस लौट जाएगी। और दूसरे किरण को हम केंद्र से गुजारते हैं, तो केंद्र से गुजारने के लिए और वस्तु के ऊपर से होने के लिए भी हम इसको इस साइड करते हैं, अपोजिट साइड से, और इसको इधर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही हैं, तो इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे, जहां पे मिलेंगी वहीं पे क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है और दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है, इसलिए ये आभासी हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और सीधा बन रहा है। जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब भी है, तो आभासी और सीधा, और दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये 6 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे के टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसके अगले टॉपिक को किसी दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।